गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू योर ओन चैनल अननोन आईएएस। तो आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज आए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज है वो एक लॉ के बारे में है विच इज रिलेटेड टू लो कार्बन क्लाइमेट रीसाइलेंट डेवलपमेंट। सेकंड जो है वो इंडिया रशिया का रिलेशन हमें देखना है। नेक्स्ट बात हो रही है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की लोकसभा के अंदर, तो वो थोड़ा हम देख लेंगे। एक पावर है पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशली लोकसभा के बारे में बोला जा रहा है कि एक पावर है एक्सपेंशन पावर, तो इस पावर का यूज जो है वो क्यों किया जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इस पावर को यूज करने के लिए, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर एक टेम्पल जो है उसका जिक्र हुआ है जिसका नाम है समयपुरम मरियमन टेम्पल, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग देख लेंगे। दो टॉपिक जो है विच आर फ्रॉम साइंस एंड टेक पोर्शन, एक जो है जंपिंग जीन्स के बारे में, दूसरा जो है वो ग्राफीन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला जो है हमारा कि एक लॉ का जिक्र हो रहा है कि भाई लॉ जो है वो लो कार्बन क्लाइमेट रीसाइलेंट डेवलपमेंट पे जो है वो होना चाहिए। तो ये लो कार्बन क्लाइमेट रीसाइलेंट डेवलपमेंट है क्या? तो ये एक ऐसा तरह का डेवलपमेंट है जहां पे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका एमिशंस मिनिमम हो या रिडक्शन हो उस चीज में, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर एक तरीके से चेक या लिमिट लगाया जा सके। साथ ही साथ जो कंजम्पशन है कोल का, ऑयल का, गैस का, वो भी क्या है, उसको भी रिड्यूस जो है वो किया जा सके। इस तरह के डेवलपमेंट को या इस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम ग्रीन या सर्कुलर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोनॉमी कह सकते हैं। ठीक है। मेनली क्या है कि जो फोकस है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो यूज है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का किया जाए, जैसे कि सोलर हम एनर्जी की बात करते हैं, विंड है, हाइड्रो है, बायोफ्यूल्स है, इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इट प्रमोट्स एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्वेशन एंड डिमांड मैनेजमेंट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड वेस्ट। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो मेन फोकस इस चीज पे है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम यूज तो करें, साथ ही साथ क्या है जो लो कार्बन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसको क्या है सपोर्ट करना। फॉरेस्ट्री लैंड यूज मेनली क्या है कि जो कार्बन सिंक्स है उनको भी इंक्रीज करना, मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गया वो क्या है कार्बन सिंक का जो है वो काम करते हैं। एंड जो भी डिफॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन से इमिशन हो रहे हैं उनको क्या है रिड्यूस करना। ग्रीन फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या ट्रेड जो है उसको क्या है इंकरेज करना। ग्रीन फाइनेंस हम लोग कह सकते हैं कि जैसे सिंपल सा चीज है कि फाइनेंसिंग इंक्रीज किया जाए, ताकि उन सेक्टर्स में खासकर जहाँ पे इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया जाता है। टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड इंसेंटिव फॉर लो कार्बन एंड क्लाइमेट रीसाइलेंट एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स। अगर हम एक एग्रीमेंट की बात करें जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, तो इट इज अबाउट टू टैकल क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स। वर्ल्ड लीडर्स एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको COP21 कहते हैं, पेरिस के अंदर हुआ था 2015 के अंदर। उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या है कि एक तरीके से ट्रीटी जो है वो साइन हुआ, जिसके तहत क्या है कि मेन फोकस क्या था कि भाई जो नेट जीरो एमिशन है वर्ल्ड के अंदर उसको अचीव करना। ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है लीगल बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। एंड ये 4 नवंबर 2016 से क्या हुआ, इन्फोर्स जो है वो हुआ। यहाँ पे 195 पार्टीज जो है, मतलब अगर हम एज अ कंट्री देखें तो 194 प्लस यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या है पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया। फंक्शन अगर हम देखें पेरिस एग्रीमेंट का तो एक 5 ईयर साइकिल पे क्या है काम करता है, जहां पे मेन फोकस क्या है कि क्लाइमेट एक्शन जो है कंट्रीज के द्वारा इसको चेक किया जाए कि भाई यहाँ पे एमिशन जो है कार्बन एमिशन मिनिमम हो, ताकि फाइनली क्या है अगर हम देखें तो एक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव जो है वो किया जा सके। अगर हम देखें तो हर 5 साल पे क्या है हर कंट्री जो है इसके अंदर जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको क्या है सबमिट करना रहता है कि नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के रूप में, जिसको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं या एनडीसीज कहते हैं। मतलब हर कंट्री मतलब खुद ब खुद वॉलंटरी बेसिस पे क्या है अपना एक विजन जो है वो 5 ईयर प्लान के रूप में क्लाइमेट को बचाने के लिए प्रोवाइड करती है कि भाई हम इतना अचीव करेंगे, हम इतना अचीव करेंगे, टारगेट सेट होता है, इसी को एनडीसीज हम लोग कहते हैं। अगर हम इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्योंकि इंडिया भी पार्टी है यूएनएफसीसीसी का और उसके पेरिस एग्रीमेंट का, तो इंडिया ने भी क्या है, इंडिया का पहला जो एनडीसी सबमिट हुआ था 2015 के अंदर हुआ था। मेन फोकस क्या था कि भाई जो एमिशंस है उनकी इंटेंसिटी क्या है रिड्यूस करना बाई 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल, मतलब जो 2005 लेवल में जो इंटेंसिटी था एमिशंस का उसको क्या है 33 से लेकर 35% तक रिड्यूस करना 2030 तक। साथ ही साथ क्या है 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी करना है, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से होना चाहिए। मतलब 40% जो एनर्जी का डिमांड इंडिया का पूरा होना चाहिए वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से होना चाहिए बाई 2030। अगस्त 2022 के अंदर इंडिया ने अपडेट किया फिर से। एंड मेन फोकस क्या हुआ कि भाई इस जो पहले टारगेट 33 से 35% का रखा गया 2005 लेवल के तुलना में, उसको बढ़ा के 45% जो है वो कर दिया गया। साथ ही साथ जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज है उसको क्या है वो इंक्रीज करके कि जो 40% जो है फोकस किया गया था कि 2030 तक कि टोटल जो एनर्जी डिमांड है उसका 40% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए, उसको क्या है उसको चेंज करके अब 50% कर दिया गया। साथ ही साथ इंडिया का जो टारगेट है कि भाई 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्या है उसको अचीव किया जाए बाई 2030। तो ये सारे क्या हो गए पेरिस अकॉर्ड हम कह सकते हैं, या जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके तहत इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो गए। तो इतना ही इसमें देखना था हमें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारा इंडिया और रशिया के बारे में, जो कि हम कह सकते हैं कि रशिया हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो उसका कुछ काम या उसका कुछ हम कह सकते हैं रीजन जो है वो रहा है। सबसे पहला क्या है कि इंडिया के लिए रशिया जो है एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है। अगर हम कोल्ड वॉर का सिचुएशन देखें जहां पे सोवियत यूनियन एक सुपर पावर के रूप में था,
इंडिया जो है वो क्या है, डेवलपिंग नेशन के रूप में था, एंड लीडर इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोलैबोरेटेड क्लोजली। तो इंडिया क्या है, लीडर भी था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, साथ ही साथ क्या है कि इंडिया डेवलपिंग नेशन के रूप में था, फिर भी क्या है रशिया ने बहुत अच्छे ढंग से क्या है इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया था। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1971 जो कि ऐतिहासिक है हमारे लिए, बांग्लादेश जो है लिबरेशन हो रहा था उस दौरान क्या है वर्ल्ड की मेजर जो कंट्रीज है वो इंडिया के खिलाफ हो गई थी, एंड इंडिया पे बस एक ही कंट्री के कारण अटैक उन्होंने नहीं किया, वो था रशिया। तो हमारे लिए रशिया जो है वो एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड के रूप में हमेशा साथ रहा है हमारे। Declaration on the India-Russia strategic partnership in October 2020, India-Russia ties acquired a qualitatively new character with enhanced levels of cooperation in almost all areas of bilateral relationship। तो 2020 में इंडिया और रशिया ने फैसला किया कि भाई हम लगभग ही सारे क्या है जो भी एरियाज है हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप का, सब एरिया पे क्या है फोकस करके कॉपरेट जो है वो करने की कोशिश करेंगे। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग द विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट टू इंडिया इन दिसंबर 2010, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लेवल था 2010 में, उसको एलिवेट करके स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी रशिया क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रशिया जो है पूरे अर्थ का लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस में से है, ठीक है। इंडिया हैज इनिशिएटेड अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन नेचुरल गैस। तो इंडिया को भी अब क्या है नेचुरल गैस का डिमांड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंडिया इज एक्टिवली एंगेज्ड इन इंपोर्टिंग हाइड्रोकार्बन फ्रॉम रशिया फार ईस्ट, ठीक है। तो रशिया से क्या है इंपोर्ट भी इंडिया जो है वो कर रहा है। रशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है जो कि तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंस हमें क्या है रशिया से ही मिल रहा है। अगर हम इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की बात करें तो रशिया इंडिया का 7 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड अगर हम देखें तो 45 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि अगर पहले का टारगेट अगर देखा जाए हम तो 2025 में पहले टारगेट रखा गया था कि बाई 2025 जो इंडिया रशिया का बायलैटरल ट्रेड हो वो 30 यूएस बिलियन डॉलर्स हो, ठीक है। जबकि अभी क्या है कि अभी ही 45 बिलियन डॉलर जो है वो अचीव हो गया है। दोनों कंट्री जो है वो इंक्रीज भी कर रही है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 बिलियन बाई 2025, ये बायलैटरल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, इस पे भी क्या है फोकस है दोनों ही कंट्रीज का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि बैलेंसिंग जियो पॉलिटिक्स। जैसे कि चाइनीज का जो रिलेशन है, क्योंकि इंडिया चाइना रशिया एक तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है कि मतलब इंडिया जो है वो दोनों के साथ बैलेंस कर रहा है। इवन हम रशिया भी कह सकते हैं कि रशिया जो है वो दोनों ही के साथ इंडिया और चाइना के साथ बैलेंस कर रहा है। तो एक काउंटर बैलेंसिंग चाइनीज एग्रेशन के रूप में भी है। जैसे अगर क्योंकि चाइना का जो है वो काफी अच्छा रिलेशन हो चुका है रशिया से, तो अगर चाइना और इंडिया के अंदर इशू होगा तो रशिया इसमें इसको सुलह करवाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चैंपियंस ऑफ मल्टीपोलरिज्म अगर हम देखें तो दोनों ही इंडिया और रशिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्या है सपोर्ट करते हैं। मतलब बोलते हैं कि सिर्फ एक पोल या दो पोल जो है वो नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर होना चाहिए। जो कि अगर हम देखें तो इस चलते इंडिया जो है वो एस्पायर कर भी रहा है कि यूएनएससी के अंदर क्या है परमानेंट जो सीट है वो इंडिया को जो है वो मिल सके। मॉस्को यानी कि रशिया जो है एक लॉन्ग टाइम से सपोर्ट भी करता है इंडिया का कि जो यूएनएससी है उसमें इंडिया को क्या है एक तरीके से परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिल जाए। साथ ही साथ इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का भी जो है वो हिस्सा हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको क्या है चाइना जो है अपोज करता है। enduring defense ties अगर हम डिफेंस टाइज की बात करें तो इट इज गाइडेड बाय द एग्रीमेंट ऑन द प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन साइन बिटवीन द टू कंट्रीज। रशिया currently commands around 47% of total arms imports by India। तो जितना भी आर्म्स इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर उसका 47% जो है वो रशिया से ही आता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो 65% आता था, अब क्या है उसको रिड्यूस करके 47% पे हमने ला दिया है कि अभी जो है 47% अप्रॉक्स जो है आर्म्स जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्स कंसिस्ट ऑफ रशियन टैंक, जैसे T-72 हो गया, T-90 हो गया। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो MiG-21 है, सुखोई है 30, MiG-29 है। ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है ज्वाइंटली हमने रशिया के साथ जो है वो बनाया है। अक्टूबर 2018 के अंदर इंडिया ने 5.43 बिलियन यूएस डॉलर्स का डील जो है रशिया से S-400 जो मिसाइल्स है उनके लिए क्या है कि किया है डील एक तरीके से। और इंडिया का जो कन्वेंशनल सबमरीन है उससे उसका लगभग 50% जो कन्वेंशनल सबमरीन है इंडिया के पास उसका जो डिजाइन है या उसका जो ओरिजिन है वो रशियन ही है, ठीक है। तो इतना ही इसमें था इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बात की जा रही है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की इन द लोकसभा। तो अगर हम वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2024 के अंदर इंडिया में 74 वुमेन जो है एज एन एमपी टू द लोकसभा जो है वो इलेक्ट हुई हैं, जो कि 2019 की तुलना में क्या है कि 4 जो है वो कम है, ठीक है। दी 74 वुमेन कंस्टिट्यूट 13.63% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा का ओवरऑल अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये जो 74 वुमेन है लोकसभा का 13.63% जो है वो फॉर्म कर रही है। जबकि बात जो है वो प्रोपोज्ड क्या है 33%, तो 33% के बजाय क्या है 13% है, जो कि काफी ज्यादा हम कह सकते हैं 2.5 गुना कम हो गया, ठीक है। द वुमेन एमपीज कम फ्रॉम 14 डिफरेंट पार्टीज। बीजेपी उसमें लीड कर रहे हैं जिसमें 31 वुमेन है, मतलब 74 में से 31 बीजेपी से ही है। उसके बाद कांग्रेस है जिसमें 13 है, और टीएमसी जो है जिसमें 11 जो है वो वुमेन प्रेजेंट है। हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन की बात किया जाए तो 1952 के अंदर क्या है ओनली 4.41% थे मेंबर्स जो है लोकसभा के वो वुमेन थी, ठीक है।
1962 तक आते आते ये नंबर जो है वो बढ़ के 6% के अप्रॉक्स हो गया, लेकिन 1971 के अंदर जो है वो फिर से 4% के अप्रॉक्स हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे स्लोली क्या है इंक्रीज हो रहा था वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। 2009 के अंदर 10% जो है वो पास हुआ, एंड सबसे ज्यादा पीक जो है 2019 के इलेक्शन में देखने को मिला, जहां 14.36% जो है वुमेन जो है उन्होंने सीट ऑक्यूपाई किया। लेकिन 2024 के अंदर क्या है फिर से स्लाइटली डिक्रीज होता है, 13.63% जो है वो आ जाता है। अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस देखें तो इंडिया का 13.63% है, जबकि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में 46% एमपी जो है वो वुमेन है, यूके के अंदर 35% है, यूएस के अंदर 29% है, जबकि इंडिया का जो है इतनी लार्ज डेमोक्रेसी होने के बाद भी क्या है अभी तक हम कह रहे हैं 13 से लेकर 14 के बीच में ही परसेंटेज जो है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट का कंपोजिशन अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे जो कि खड़े हुए थे 8,360 कैंडिडेट्स थे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, जिसमें से 10% जो है वो वुमेन थी। ठीक है, दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम फ्रॉम 3% इन 1957 टू 10% इन 2024। तो ये जो कैंडिडेट है वो खड़े ही क्या है कम हुए 10% के, लेकिन पहले और भी कम थे, जहां पे 1957 में 3% था, बाद में जाके क्या हो गया 10%, अभी हम कह सकते हैं अचीव हुआ। अमॉन्ग द मेजर पार्टी 16% जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट वुमेन है, 13% कांग्रेस की है, एंड ओवरऑल एवरेज से क्या है दोनों ही पार्टी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है ज्यादा है। तो इतना ही इसमें था। नेक्स्ट जो न्यूज है वो हमको एक्सपेंशन के बारे में है। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन? सिंपली क्या है कि कोई भी वर्ड किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बोला गया, या पूरा का पूरा एक पोर्शन स्पीच का, या पूरा ही स्पीच, उसको क्या है उसको रिमूव किया जा सकता है बाय द पावर ऑफ एक्सपेंशन। यही एक्सपेंशन होता है। मतलब फिर क्या है कि उस एक्सपेंस पोर्शन को कोई भी मीडिया हाउसेस ना तो क्या है कि रिपोर्ट कर सकती है, ना तो वो क्या है लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो आएगा। ठीक है, इट मींस रिमूवल ऑफ, अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो इट मींस रिमूवल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट अ वर्ड और पोर्शन और एंटायर स्पीच डिलीवर्ड बाय द एमपीज इन द रिस्पेक्टिव हाउस। इट इज एक्सरसाइज्ड अपॉन बाय द ऑर्डर्स ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन, जो भी स्पीकर होते हैं या चेयरमैन, स्पीकर लोकसभा के अंदर और चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राज्यसभा के अंदर। ठीक है, and is carried out in accordance with laid down rules. The expunged portions can no longer be reported by media houses even though they may have been heard during the live telecast of the proceedings. ठीक है, तो यही चीजें लाइव टेलीकास्ट में तो आएगा, लेकिन उसके बाद क्या उसको हटा दिया जाएगा। कोई भी मीडिया हाउसेज जो है उसको रिपोर्ट जो है वो नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें जो कि एंजॉय किया जाता है एमपीज के द्वारा, एंड रूल्स फॉर एक्सपंजिंग अ स्पीच फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मेंबर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और एक तरीके से इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है बाय द कोर्ट, कि भाई वो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर क्या है कुछ भी जो है वो बयान दे सकते हैं, उसको क्या है उसको एक तरीके से इम्यूनिटी जो है उनको मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के द्वारा। ठीक है, रेस्पेक्टिव हाउस रूल्स रिगार्डिंग पावर्स टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर हम रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द लोकसभा एंड रूल 261 देखें राज्यसभा का, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा के केस में क्या हो गया स्पीकर, और राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन हम बोल रहे हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दीज हाउसेस टू एक्सपंज एनी वर्ड्स यूज्ड इन द डिबेट व्हिच आर डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड और इनडिसेंट। ठीक है, तो ये अगर किसी भी कोई भी वर्ड अगर ऐसा हुआ तो रूल नंबर 380 जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा का, और रूल नंबर 261 जो कि राज्यसभा के अंदर है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को एक तरीके से क्या है पावर देती है एक्सपंज करने के लिए। ठीक है, it implies that if the allegation is neither defamatory nor incriminatory, the above rule would have no application। मतलब अगर डिफेमेटरी नहीं रहा वो स्पीच या वो पार्ट, तो उस केस में क्या है ये लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। once expunged they do not remain on record and if anyone publishes them thereafter they will be liable for breach of privilege of the house। तो सिंपल सा चीज है कि अगर क्या है कोई चीज एक्सपंज किया गया है तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड में जो है वो नहीं रहेगा। साथ ही साथ क्या है हम ये कह सकते हैं कि अगर क्या है कोई फिर भी एक्सपंज पोर्शन को पब्लिश करता है तो उस केस में उन पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस का केस जो है वो चलाया जा सकता है। इशू ऑफ डिफेमेशन, एक चीज है डिफेमेशन, मतलब हम कह सकते हैं मानहानि कहते हैं। एनी कमेंट regarding the behavior of a public official in the performance of his public role or his character is not considered defamatory under section 499 of the IPC। तो IPC का जो सेक्शन है 499 का, उसमें क्या है कि जो डिफेमेशन है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं कि कोई भी कमेंट जो है अगर पब्लिक ऑफिसर के बारे में जो है वो कहा गया है पब्लिक रोल के अंदर या उसके कैरेक्टर के बारे में, तो डिफेमेशन का इशू जो है वो नहीं करते। इफ सच अ स्टेटमेंट इज मेड इन द हाउस अगेंस्ट अ मिनिस्टर हु इज अ पब्लिक सर्वेंट डज नॉट प्रोवाइड अ रीजन फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू एक्सपंज पोर्शन ऑफ अ स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इन डिफेमेटरी। ठीक है, तो इसी के कारण क्या है क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी मिनिस्टर जो कि एक पब्लिक ऑफिसर भी है उसके खिलाफ क्या है कुछ स्टेटमेंट पास करता है, तो उस केस में उस स्टेटमेंट को क्या है डिपंज स्टेटमेंट जो है वो हम लोग कंसीडर नहीं करते। एक्सेप्शन अगर हम देखें तो ये जो रूल है दीज डू नॉट अप्लाई टू एन एलिगेशन अगेंस्ट अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिस्टर के खिलाफ क्या है कि जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर है उनके खिलाफ क्या है कि ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द हाउस हैव द राइट टू क्वेश्चन मिनिस्टर्स एंड मेक एक्विजिशंस अगेंस्ट देयर कंडक्ट एज मिनिस्टर्स। ठीक है, तो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या है एक तरीके से राइट है कि उनके बारे में वो पूछ सकते हैं उनके वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एक बुक के बारे में जो हिंदू ग्रुप के द्वारा जो है वो लॉन्च है, जिसका जो मेन फोकस है वो एक टेंपल के ऊपर है जिसको हम लोग स्वयंपुरम टेंपल कहते हैं। स्वयंपुरम मरियमन टेंपल जो कि लोकेटेड है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी तिरुचिपल्ली। ठीक है, तो तिरुचिपल्ली के पास ही क्या है कि ये मंदिर जो है वो पाया जाता है।
ये जो टाउन है अराउंड द समयपुरम मरियमन टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस मरियमन। तो मरियमन एक गॉडेस है, एंड ये आज के डेट में अगर हम देखें तो मरियमन गॉडेस जो है वो दुर्गा का ही रूप माना जाता है। और कुछ लेजेंड मानते हैं कि ये जो प्रेजेंट डे टेम्पल है वो किंग विजय राया चक्रवर्ती जो है, जो कि 18th सेंचुरी में प्रेजेंट है, उन्होंने ये टेम्पल जो है वो बनवाया था। जो गॉडेस है मतलब देवी हम कह सकते हैं मरियमन, वो क्या है मेन चीज है कि वो जो भी जो डिजीज है किसी पर्सन को उसको क्या है क्योर करने वाली है, साथ ही साथ एक गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में भी क्या है कि कंसीडर किया जाता है। तो इतना ही इसमें था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक में हमने बोला भी कि भाई दो जो है वो टॉपिक है, एक जंपिंग जीन से रिलेटेड, दूसरा ग्राफीन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम जंपिंग जीन से देखें तो इनको हम लोग ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। एंड ये क्या है, एक साइड से मतलब अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर में देखें तो एक साइड से क्या है, दूसरे साइड क्या है माइग्रेट जो है वो होता है। मतलब सिंपल सा चीज है कि ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जो है वो क्या है माइग्रेट होता है। एंड इस दौरान क्या है कि एक एंजाइम कंज्यूम होता है या एंजाइम पे डिपेंडेंट है, जिसको ट्रांसपोजेजेस कहते हैं। बेसिकली डीएनए के अंदर क्या है विदाउट एनी कट ये स्लाइड हो सकता है बिल्कुल ही एफिशिएंटली। जंपिंग जीन जो है इनके अंदर सारे ही नेसेसरी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं टू डायरेक्टली इंसर्ट इंटीग्रेट विदाउट अ डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। तो विदाउट हम कह सकते हैं डीएनए स्ट्रैंड के ब्रेक के बिना ही क्या है ये इंसर्ट हो सकता है। Jumping genes could effectively be programmed with a guide. It can insert itself with incredible precision into user-defined sites in the genome, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जंपिंग जीन्स का फायदा कहाँ है, मेडिकल साइंस में काफी ज्यादा है, क्योंकि इनको क्या है प्रोग्राम जो है इजीली तरीके से किया जा सकता है। इनका बेनिफिट जो है वो भी उठाया जा सकता है किस सेंस में कि हम जो है वो जो वैक्सीन थेरेपी है या वैक्सीन बनाने उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, बस याद रखना ट्रांसपोजोन मतलब जंपिंग जीन्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो लास्ट हमारा न्यूज है वो है ग्राफीन को लेके। ग्राफीन क्या है, एक वन एटम थिक लेयर है कार्बन का, विच आर अरेंज दीज एटम्स आर अरेंज इन हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का बिल्डिंग ब्लॉक यही है जो कि हम कहते हैं पेंसिल के जो लीड होता है उसमें यूज होता है। 2004 के अंदर पहली बार क्या है ग्राफीन को आइसोलेट किया गया था। ग्राफीन वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल है। एक एटम थिक होता है 1 मिलियन टाइम्स थिनर देन ह्यूमन हेयर। तो ह्यूमन हेयर के तुलना में 1 मिलियन टाइम्स क्या है ज्यादा स्मॉलर प्रेजेंट है। एंड इसी वजह से क्या है कि अगर हम देखें तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो डायमंड और स्टील से भी ज्यादा जो है वो होता है। इट इज एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर। तो कॉपर की तुलना में ग्राफीन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज एन कंडक्टर, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एज इट अब्सॉर्ब्स ओनली 2% ऑफ लाइट। तो इसको ग्राफीन को हम लोग कहते हैं कि ये परफेक्टली लगभग क्या है कि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो है एब्जॉर्ब करता है 2% लाइट का, बाकी जो है वो जो लाइट है वो इससे क्या है पास कर जाता है। ये इम्परमिएबल है गैसेस के लिए, और इवन दोज एज लाइव गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी क्या है एक तरीके से इम्परमिएबल जो है वो है ये। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या हो गया ग्राफीन का इस्तेमाल जो है वो अदर मटेरियल्स के मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, थर्मल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। जैसे जो भी मटेरियल जो है जैसे हम कह सकते हैं हीट सिंक्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो किया जा सकता है, जैसे एलईडी बल्ब जो है वो बनाने के लिए, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज है, ग्राफीन जो है वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल है, उसके पास एक्सट्रीमली हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या है कि ग्राफीन जो है वो क्या है कि बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स के अंदर भी क्या है इस्तेमाल जो है वो होता है। ग्राफीन जो है may enable batteries and capacitors and even fuel cells that can store more energy to एंड चार्ज फास्टर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो और भी फीचर्स है, जैसे एंटी कोरोजन कोटिंग जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एडिशनल एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो सेंसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, डिस्प्ले के अंदर जो है वो सोलर पैनल, फास्टेस्ट डीएनए सीक्वेंसिंग, ड्रग डिलीवरी एंड और भी चीज़ों के अंदर जो है इसको क्या है इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर इतने ही न्यूज़ थे जो हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच। और इस सेशन के पीडीएफ को आप अननोन आईएएस नाम के टेलीग्राम चैनल से क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम जो है वो ये है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।